हेलो नमस्कार। मैं नील सकरवाल और कक्षा 12 के सिलेबस में डे 1 to 9 129 में है और आज हम इसका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू कर रहे हैं गणित का। वैसे तो सारे चैप्टर ये अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मार्किंग के अनुसार देखें तो ये जो भाग है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑप्टिक्स जो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं प्रकाशीय की, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, उसमें से 3 नंबर में पूछ लेते हैं, एक बार 2 नंबर में भी आते हैं, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आते हैं। यानी मार्किंग के हिसाब से सबसे ज़्यादा मार्किंग इस चैप्टर से ली जाती है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स की। 1-2 खास बातें मैं आपको बता दूँ ऑप्टिक्स के लिए कि ऑप्टिक्स आज हम फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास ऑप्टिक्स की। तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि अगर बीच में अगर आप देखेंगे इसको तो आपको समझ में कम आएगा, और अगर एक दिन भी मिस कर देते हैं ऑप्टिक्स के किसी पार्ट को तो अगले दिन वाला भी समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है, कहीं पर भी हम थ्योरी का यूज नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत समझने के लिए जरूर 2-4 लाइनें चाहे ले लें, बाकी हम थ्योरी का यूज नहीं करने वाले हैं। सारा डेरिवेशन क्वेश्चन है, सारा टेक्निकल पार्ट है, कहीं किसी तरह की थ्योरी जो है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट डेरिवेशन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसा हमने पिछला चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा किया था, सेम उसी बेस्ड है ये भी। उसमें भी सारा टेक्निकल पार्ट था, इसमें भी सारा टेक्निकल पार्ट ही हम यूज़ करने वाले हैं। इसलिए ये कंटिन्यूटी का आप जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपकी कंटिन्यूटी सही रहनी चाहिए। लगातार आप इसको देखें, जो फर्स्ट क्लास में जुड़ गए हैं वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको कंटिन्यू आप पूरा देखेंगे तो ही समझ में आएगा। बीच में थोड़ा देख लिया, फिर आप वीडियो को मान लो आगे थोड़ा क्रॉस कर दिया, फिर थोड़ा देख लिया, फिर उसमें इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। कंटिन्यूटी का आप जरूर ध्यान रखें कि पूरे चैप्टर के दौरान में आपको काम आएगी, क्योंकि हर पार्ट अलग इंपॉर्टेंस रखता है ना। जो हम पढ़ेंगे उसको फिर दूसरी जगह हम उसको यूज करेंगे। पहली डेफिनेशन से, पहले पार्ट से हम इसमें शुरू हो जाएंगे और हर पार्ट का आगे यूज करेंगे। तो अगर एक पार्ट रहेगा तो फिर वो दिक्कत रहेगी कि कैसे उसका यूज किया जा रहा है। अब देखो प्रकाशीय, इसके भी 2 भाग हैं, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशीय की और तरंग प्रकाशीय। अब पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसके अंदर ऑप्टिक्स का पहला पार्ट है वो है रे ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो ये चैप्टर नंबर 9 होगा, और इस समय 2020-21 में जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 11 उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें सेम है टॉपिक अपना सिलेबस है। अब ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स में सबसे पहले प्रकाश की बात करते हैं, क्योंकि प्रकाश से ही संबंधित है सारी बातें। प्रकाश, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? देखो हमारी जो आंखें हैं वो मानव नेत्र जो है वो बहुत कम भाग के तरंग घेरे को देख सकते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंग एक चैप्टर आएगा, हम लास्ट में पढ़ेंगे तरंगों के बारे में, उसमें उनको आवर्ती और तरंग घेरे के आधार पे अलग अलग पार्ट में विभाजित किया गया है। तो हमारी आंखें जो है वो तरंग घेरे के बहुत छोटे भाग को ही देख पाते हैं, और वो जो भाग है वो है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग, ये लगभग वैल्यू में ध्यान है, 7600 एंगस्ट्रॉम तक। आप इसको नैनोमीटर में भी 760 नैनोमीटर में लिख सकते हैं, 400 नैनोमीटर में लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इस रेंज के बीच की जो तरंग दैर्ध्य होती है तो इन तरंगों को दृश्य तरंगें कहते हैं। दृश्य तरंग, विजुअल वेव्स, दृश्य तरंगें कहते हैं। तो जो सामान्य नेत्र है वो बहुत कम पार्ट की वेवलेंथ को, तरंग घेरे को देख सकते हैं, और इन तरंग घेरों की तरंग घेरे जो है, इन तरंगों की तरंग घेरे जो है वो
4000 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है और इन्हें कहते हैं दृश्य तरंग। और इन दृश्य तरंगों को क्या कहते हैं, इनको ही कह देते हैं प्रकाश, सामान्य लैंग्वेज में इसे कह देते हैं लाइट। हम संसार में जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वो सारी प्रकाश के द्वारा ही देख सकते हैं, प्रकाश के माध्यम से ही हम सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। जो वस्तुएं हमें प्रकाश जहां नहीं होता है वो वस्तुएं में काली दिखाई देती है, डार्क कह सकते हैं, डार्क दिखाई, वहां में अंधेरा दिखाई देता है। तो अंधेरा, डार्कनेस जो है वो क्या है, व्हाट इज द डार्कनेस? डार्कनेस इज एन एब्सेंस ऑफ लाइट। डार्कनेस इज एन एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की अनुपस्थिति जो है उसी को ही अंधेरा कहते हैं। तो इसका मतलब वहां प्रकाश अनुपस्थित है तो ऐसी वस्तुएं हमें क्या दिखाई देती है, अंधेरा दिखाई देता है, वहां काला दिखाई देता है। अंधेरा दिखाई देने का मतलब क्या, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां दृश्य तरंगे नहीं है। जिन वस्तुओं से टकराकर दृश्य तरंगे हमारी आंखों तक पहुंचती है, रेटिना तक पहुंचती है, फिर हमारे माइंड तक पहुंचती है, उन वस्तुओं को हम देख और समझ पाते हैं। जहां की हमें नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब वहां से जो प्रकाश तरंगे हैं वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। इनको वैसे ज्यादा इतनी बड़ी बातें नहीं है, सामान्य रूप से आप इनको नोट्स बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश तरंगे जो है, लाइट जो है वो सामान्यतः हवा में, इन एयर एंड इन वैक्यूम, निर्वात में इनकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इस वेग से प्रकाश को निर्वात में या हवा में लगभग बराबर स्पीड में होती है, इस वेग से गति करता है। ये इसकी सामान्य बात है। एक बात और इसके अंदर कि जो जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं उनकी तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग लंबाई होती है, वो तरंग लंबाई प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक होती है। प्रकाश की जो तरंग लंबाई है, तरंग लंबाई क्या होती है, एक तरंग का जो भाग की लंबाई है उसको तरंग लंबाई कहते हैं। एक तरंग वो लंबाई प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक होती है वस्तु, इसलिए प्रकाश को सीधी रेखा में गतिशील मान लेते हैं और उसे कहते हैं प्रकाश किरण। हम पूरे चैप्टर में इस वर्ड का यूज करने वाले हैं, प्रकाश किरण। रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण। तो प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश जिस रेखा में गति करता है, प्रकाश की गतिशील अवस्था जो है उसे रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रकाश की गतिशील अवस्था को रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। इस तरह से हम इसको व्यक्त करेंगे और प्रकाश को सीधी रेखा में गतिशील करते हुए व्यक्त किया जाता है। ये तो इसकी सामान्य बातें कि जब हम प्रकाश को पढ़ रहे हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर इसका मतलब क्या है। तो आप देखते हैं प्रकाश जो है वो थोड़े पार्ट की वेवलेंथ है जो 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम की बिटवीन रहती है, जिनको दृश्य तरंग या लाइट कहते हैं। फिर आपने जहाँ पर प्रकाश नहीं है उन वस्तुओं को हम नहीं देख पाते, उसे डार्कनेस कहते हैं। डार्कनेस इज द एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की उपस्थिति ही अंधेरा होती है और प्रकाश का निर्वात में या हवा में जो वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड रहती है। और फिर आती है प्रकाश की गतिशील अवस्था को व्यक्त करने के लिए रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस रेखा को ही प्रकाश किरण कहते हैं। इसे सीधी रेखा में गतिशील दर्शाया जाता है क्योंकि सामान्यतः जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं सबकी तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में अधिक होती है। ये इसकी सामान्य बातें हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसका पहला जो टॉपिक आता है वो आता है परावर्तन।
परावर्तन में कोई ज़्यादा नहीं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो सारी बातें आपने पढ़ी हुई है। परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम, फिर भी हम पूरा इसको डिटेल से पढ़ेंगे। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन नहीं, प्रकाश का रेडियस, प्रकाश का परावर्तन नहीं है, प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन का मतलब है किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में, उसी दिशा में वापस आना। जैसे अगर रबड़ की बॉल को हम दीवार में मारे तो वापस वो अपने आप में आ जाएगी। इसका मतलब वो क्या है, उस बॉल का परावर्तन। किसी बंद बॉल में हम बोल रहे हैं तो हमें वो ध्वनि वापस सुनाई दे रही है, तो वो भी क्या है, वो भी परावर्तन है। तो यही परावर्तन की डेफिनेशन है। परिभाषाओं का भी आप ध्यान रखें, जैसे मैं 10 चैप्टर में पढ़ लिए, हर चैप्टर में मैंने एक बात जिक्र करता हूँ मैं कि आप खुद की लैंग्वेज का यूज करें। जैसे मैं लिखवाता हूँ तो मेरे को जैसे समझ में आता है उसमें बता देता हूँ। तो मैं खुद नोट्स बनाए हैं इस बार पहली बार, वो भी मैंने खुद की लैंग्वेज के लिए बनाए हैं, जिसमें हम 1 से 10 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए गए हैं और 11th NCERT की जो फर्स्ट बुक कंप्लीट कर दी गई है। तो आप भी क्या करें, आप इस नोट्स के अकॉर्डिंग जो नोट्स लिखिए वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि किताबों की लैंग्वेज को कॉपी करने से बेहतर। तो परावर्तन के किसी भी सिंपल भाषा में, तो आप बता दो कोई परावर्तन है, किसी भी सिंपल भाषा में बता दो। जैसे कोई कहते कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। ये कहते हैं प्रकाश जब किसी सतह पर आपतित होता है तो उस सतह से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो ये परिभाषा मिलती है। अब आप इसमें बात करते हैं कि परावर्तन घटना कैसे होती है। जैसे हमने ये नीली सतह पढ़ी, इसमें एक तरफ हम पॉलिश करके जाते हैं तो ये परावर्तक सतह की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कांच का टुकड़ा लें तो सामान्य कांच में हम आर पार देख सकते हैं, दूसरी तरफ भी हमें दिखाई देता है। अब अगर उसके दूसरे भाग को पॉलिश कर दें, नीली या पीली किसी कलर की पॉलिश करती जाती है, तब हम वो दर्पण का काम करता है, हम उससे अपना चेहरा देख सकते हैं। तो जो भी हम शीशा रखते हैं घर में, आईना रखते हैं, उसके पीछे पॉलिश की होती है, वो पॉलिश ही उसको दर्पण बनाती है, वो उसको सिर्फ आईना बनाती है। और वो जो सतह होती है वो परावर्तक सतह कहलाती है। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं इसे, परावर्तक सतह। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब प्रकाश की सतह पर आपतित होती है, आंखें गिरती हैं तो टकराकर वापस इस माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश की आपतित होती है किसी भी बिंदु पर, जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे ठीक लंबवत, इसको अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। ये आपतित किरण है, रे ऑफ इंसिडेंट, और ये इधर से परावर्तित किरण है। रे ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें देखो सारी बातें इसमें लिखी गई है। आपतित किरण जब परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसमें 3 चीजें हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तरह में होती है। कोण हमेशा ध्यान रखना, कोण हमेशा किसके साथ बढ़ाए जाएंगे, कोण हमेशा बढ़ाए जाएंगे किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, अभिलंब के साथ। आपतित किरण जो कोण बढ़ाती है, रे ऑफ इंसिडेंस, इसे
इंसिडेंट एंगल कहते हैं आई, आप इंसिडेंट जो परावर्तित रिफ्लेक्टेड जो रे है वो एंगल जो बनाती है उससे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं आर। आर क्या है, एयर आई एंड आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये तो आ गया इसके अंदर परावर्तन की घटना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण बढ़ाते हुए आपतित होती है, टकरा के उस माध्यम में लौट जाते हैं, तो अभिलंब के साथ परावर्तित किरण का जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। अब इसके नियम है, इसके नियम यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। एक न्यूमेरिकल इसके अंदर सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछते हैं, महत्वपूर्ण है लेकिन वो एक नंबर में पूछ लेते हैं। एक तो इसके नियम है, सबसे पहले तो परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। यहां से इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आई इज इक्वल टू आर। ये तो आगे परावर्तन, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। भाई परावर्तन क्या, पता ही टेंथ में पढ़ने के बाद ये बात है कि परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश किसी सतह पर आपके तो ये टकरा के उसके माध्यम में आ जाती है, उस घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम की सामान्य दोनों बात सामान्य ये पता है, लेकिन ये भी नहीं पूछ जाएंगे। क्वेश्चन किस तरह से पूछ जाते हैं, आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली बात ये ध्यान रखनी है, टॉपिक बिल्कुल सिंपल सा है, न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं वो भी सिंपल सा ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, हमेशा हमेशा एंगल जो है वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनाएंगे, एंगल नॉर्मल के साथ बनाएंगे। अगर आपको सीधा कहते हैं, नहीं कहा जाएगा कभी वैसे, अगर कहते हैं भाई आपका कोण 30 डिग्री है, परावर्तन कोण बताओ, पता ही है परावर्तन कोण आपको दोनों बराबर 30 डिग्री हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे कहा जाएगा, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन इस तरह से कहा जाएगा। आया हुआ अभी एक बार कि किसी सतह पर आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान लिखिए। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, परावर्तन कोण का मान लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन दोबारा फिर पढ़ के बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दें इसका आंसर क्या होगा। किसी सतह पर आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान।
क्या होगा? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या है क्वेश्चन। फिर पढ़ देता हूँ। किसी सतह पर आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री कोण बनाती हुई आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अभी कोण ध्यान रखना किसके साथ दे रखा है? सतह के साथ। कुछ ने 30 डिग्री का आंसर देंगे, कुछ इसका 60 डिग्री आंसर देंगे, लेकिन जिनका 60 डिग्री जो आंसर दिया उनका आंसर जो है वो सही है। कारण क्या है इसका देख लेते हैं। कारण पे भी ये हमारे पास सतह है, आपको कोण किसके साथ दिया गया है? अब विलंब के साथ नहीं दिया गया, या तो डायरेक्ट ही दे देंगे भाई कोण का मान कितना 30 डिग्री है आप तक तो परावर्तन कोण वही होगा। लेकिन अगर ये दे दिया सतह के साथ तो कोण सतह के साथ नहीं बढ़ता, कोण विलंब के साथ बढ़ता है। सतह के साथ दिया है तो विलंब में पता 90 डिग्री पर होता है तो घटा के निकालना है। जैसे आपको पता है ये तो विलंब है, ये तो 90 डिग्री कोण बढ़ रहा है इसके साथ ये, लेकिन आपको किसका दिया है? ये आपतित किरण है, आपको ये वाला कोण दिया 30 डिग्री, जबकि हमें जरूरत किसकी रहती है? इधर वाले कोण। तो उधर वाला कितना बचा? सिंपल सी मैथ है, कितना? 60 डिग्री, तो वही परावर्तन कोण होगा 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर दोनों पूछ ले चाहे परावर्तन कोण पूछ ले, तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, और आर की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं कि आई का मान डायरेक्ट नहीं देकर सतह के साथ दिया जाए तो आई का मान पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो परावर्तन से सिंपल सा टॉपिक है, परावर्तन कोई ज़्यादा बहुत विशेष नहीं है, लेकिन एक नंबर सिलेबस का पहला टॉपिक है, इससे संबंधित कुछ और बातें करेंगे। एक बात और ध्यान रखिए कि परावर्तन जैसे तुमने बात कर ली थी पहले, परावर्तन जो है वो किसके द्वारा होता है? दर्पण के द्वारा होता है। ये पहले बात करते हैं, दर्पण के द्वारा परावर्तन की घटना होती है। और अगर ये पूछे जो हम डेली दिनचर्या में जो दिखाई देता है हमें, उसके पीछे प्रकाश की कौन सी घटना है, तो वो भी कौन सी है? परावर्तन है। यानी जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो किसके द्वारा देखते हैं? वो सारी परावर्तन के द्वारा ही देखते हैं। जिस वस्तु से टकराकर प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक पहुंचती हैं वो वस्तु हमें दिखाई देती हैं, जहां से टकराकर प्रकाश किरणें नहीं पहुंचते वो हमें दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में हमें क्या है वो हमें दिखाई दे रहा है, साथ वाले कमरे में क्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, प्रकाश वहां भी है। तो हम बात कर रहे थे कि इस कमरे में जो हमारे पास वस्तु है वो हमें दिखाई दे रही, साथ वाले कमरे में क्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। प्रकाश तो है वहां, लेकिन वहां से टकराकर आने वाली प्रकाश किरणें हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जिन वस्तु से टकराकर आने वाली किरणें हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंचती है वही हमें दिखाई देती है। तो जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं, जो भी हम देखते हैं दिन में, वो सारी की सारी किस पे निर्भर करती है? प्रकाश की परावर्तन से संबंधित है। अगर ये कहें कि जो वस्तु हम देखते हैं, जो इस संसार को देख पाते हैं, वो किस घटना पर आधारित है? तो वो प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। ऑब्वियसली प्रकाश तो आना ही चाहिए, लेकिन घटना कौन सी होती है? प्रकाश का परावर्तन होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी कारण हम सब कुछ जो है वो देख पाते हैं। ये तो गई इससे संबंधित बातें, परावर्तन से संबंधित बातें। परावर्तन जो किससे होता है? दर्पण से। दर्पण नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण स्ट्रेट प्लेन जो दर्पण होते हैं वो, फिर बात आती है गोलीय दर्पण। एक बात और, हमने नियम लिखे हैं, ये नियम लिखे, ये जो नियम है वो परावर्तन के नियम कभी नहीं बदलते हैं, चाहे दर्पण कैसा भी हो, प्लेन हो, गोलीय हो, गोलीय में भी अवतल हो या उत्तल हो, ये हमने पढ़े हैं सारे 10वीं में, पहले हम उनको रिवाइज कर लेंगे। तो दर्पण जो है वो गोलीय दर्पण की बात करते हैं आगे। गोलीय दर्पण ये भी आपके सिलेबस में है। शुरू का जो पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं वो हम थोड़ा स्लोली पढ़ेंगे, बेसिक बहुत महत्वपूर्ण है इसका, इसलिए थोड़ा धीमी गति से पढ़ेंगे, उसको आप अच्छी तरह से समझ लें। गलतियां सारी यहीं से क्रिएट होने वाली हैं। गोलीय दर्पण स्फेरिकली मिरर। गोलीय दर्पण जो है वो होते क्या है? सबसे पहले बात, ऐसा दर्पण जो किसी गोले से गोलाकार भाग से कटा हुआ हो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जो किसी गोले का भाग, वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है।
गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, थोड़ी सिंपल सी डेफिनेशन में करते हैं इसकी, फिर है उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं कॉन्केव, मिरर, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब उत्तल का भी हमें पता होना चाहिए क्या होता है उत्तल अवतल। जो अवतल में क्या होता है, जिसका अंदर का भाग परावर्तक दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं, तो परावर्तक पृष्ठ की तरह के रूप में, परावर्तक पृष्ठ के रूप में, और दूसरा पॉलिश के रूप में। जिधर पॉलिश है उधर से परावर्तन नहीं हो सकता, उधर तो पॉलिश होगी, तो उसके दूसरी तरफ जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, इस भाग को कहेंगे परावर्तक, जहां से परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। और दूसरा जो भाग है वो पॉलिश वाला पार्ट होगा, ये पॉलिश वाला पार्ट होगा। तो दोनों तरह से डिफाइन इसको कर सकते हैं, कोई परिभाषा नहीं आ जाएगी, बस हमें पता होना चाहिए उत्तल। अब देख के बताते हो ये उत्तल और ये उत्तल है, ये पहचान अपने पास होनी चाहिए। तो हम इसको डिफाइन करते हैं परावर्तक सतह से, ऐसा गोलीय दर्पण, दोनों गोलीय दर्पण है, एक उत्तल एक अवतल। तो ये गोले का भाग कैसे पता चला कि अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये किसका निर्माण करेगा, ये गोले का निर्माण करेगा, इसलिए गोलीय दर्पण। ऐसा गोलीय दर्पण है जिसका अंदर का भाग, इसको बोलते हैं उभरा हुआ भाग, इसको बोलते हैं अंदर का भाग। ये कौन सा भाग है, उभरा हुआ, और ये कौन सा है, अंदर का। जिसका अंदर का जो भाग है वो किसकी तरह व्यवहार करे, परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करे। उसे क्या कहते हैं, अवतल। जिसका अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह व्यवहार करे उसे अवतल दर्पण। इसको भी इसी तरह से बनाना है, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉलिश किधर होती है, अंदर वाले भाग, तो इसके बाहर वाले भाग में पॉलिश होती है, तो अंदर का भाग दर्पण का काम करता है। इसके अंदर के भाग में पॉलिश कर देते हैं तो उभरा हुआ भाग दर्पण का काम करता है। तो जिसका उभरा हुआ भाग किसकी तरह काम करे, परावर्तक सतह की तरह काम करे, तो उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। दूसरा आप सिंपल अगर कंफ्यूजन होगी किसी को तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, देखो अवतल और अंदर, ऐसे अवतल और ऐसे अंदर, यानी जिसका अंदर का भाग परावर्तक पृष्ठ है उसको अवतल दर्पण कहेंगे। इसमें देखो उसे उत्तल और उसे उभरा हुआ, ठीक है। तो जिसका उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ है उसको उत्तल दर्पण कह सकते हैं। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है, वैसे इतना बड़ा कंफ्यूजन मैटर है नहीं, लेकिन भी अगर हो जाए आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ध्यान रख सकते हैं कि अवतल दर्पण कौन सा होता है, उत्तल। बाई चांस मान लो कोई डेरिवेशन हम करते हैं, उसके ऊपर जितने भी डेरिवेशन है दर्पण से संबंधित वो उत्तल अवतल किसी से भी किए जा सकते हैं। तो हम किसी से कर लेंगे और दूसरे से अगर मान लो एग्जाम में पूछा तो सारे नियम कैलकुलेशन सब वैसे अप्लाई होंगे, लेकिन अगर आपको उत्तल का किया तो फिर आपको उत्तल ही यूज करना है, अवतल का किया तो अवतल ही बाय नियम अगर दे दिया तो फिर आपको वैसे ही यूज करना है। अगर आपको नियम नहीं लिखे तब आप कोई भी दर्पण यूज कर सकते हैं। वैसे ध्यान रखते हैं अवतल का मतलब जिसका अंदर का पृष्ठ परावर्तक, उत्तल का मतलब जिसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इसको आप रिवाइज करके इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बेसिक पार्ट जो चलेंगे शुरू के 2-3-4 क्लासेस में, वो सारा बेसिक है, वो काम आगे सभी टॉपिक्स में काम आएगा, महत्वपूर्ण पार्ट है। कल हम की क्लास में भी इसकी जनरल डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम इसके गोलीय दर्पण के जो भाग होते हैं, पोल होता है, फोकस बिंदु होता है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है, ये द्वारक है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट इसका उसी के साथ डिस्कस करेंगे, वो है साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। वैसे तो कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन इधर प्लस लेने की इधर सबसे बड़ी गलती और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वो जिसको समझ में आ जाता है, ये मान लो उसकी गलती होने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं, और वो जो ध्यान नहीं रखता है उससे हर टॉपिक में गलती होती है, क्योंकि वो हर टॉपिक में यूज होता है। इसलिए साइन कन्वेंशन ध्यान
प्लस में होगी, किधर वैल्यूज माइनस में होगी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये सब हम एक डिटेल से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको रिवाइज करने पढ़ लें, साथ साथ पढ़ें, साथ साथ लिख के देखें, और नेक्स्ट क्लास में हम उसका जो भी पढ़ा है पिछली क्लास में उसका यूज करेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था वो बात आप ध्यान रखना, ऑप्टिक्स ऐसा पार्ट है कि उसमें एक क्लास को समझ के ही हम अगली क्लास को समझ पाते हैं। इसलिए आप जरूर इस बात को ध्यान रखें कि आप कंटिन्यूटी से पढ़ें, पूरा पढ़ें। अगर आपको चीज़ आती है, पूरी अच्छी से आता है, तो आप जरूर छोड़ के चाइना भी नहीं। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है, आप शुरू से सीरियल से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी से देख रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यूटी बढ़ाए रखें। उसमें ऐसा नहीं है कि एक वीडियो छोड़ दिया, अगला देख लिया, एक छोड़ दिया, अगला देख लिया, या तो आप किसी और मीडियम से पढ़ रहे हैं उसको। लेकिन आपको आना वो जरूर चाहिए, माध्यम कोई भी हो, चाहे किताबों से पढ़ाओ, टीचर से पढ़ाओ, कि वो वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो, पहले से पता हो। मेथड कोई भी हो सकता है, लेकिन अपने को वो चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे इसमें कवर कर पाएंगे। इसलिए इसको रिवाइज करें, लिख कर देखें, ताकि बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक पढ़ते रहें और समझते रहें, इसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।